सो हाय लव यू। आज हम आपके एमसीक्यू के पार्ट नंबर 35 पे हैं, जहाँ पे हम फिर से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए सॉल्व करेंगे। हमारी जो टारगेट है कि आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी के समय में हम आपके 2500 एमसीक्यू कवर कर सकते हैं। तो ये जो एमसीक्यू की टॉपिक है, जो 35 नंबर की टॉपिक हमारी है, वो आपकी बेसिकली आरटीआई जो एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। ये सारे जो पीडीएफ आपके नोट्स हैं 2500 क्वेश्चन के तहत हमने एडिशन 1 और एडिशन 2 आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं। वो आप अपने इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पेज पे जाके www.learnbeyond.co.in के नोटिफिकेशन पेज में जब आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ दिखेगा। तो उस पीडीएफ के लिए आपके उस वेबसाइट पे ही आपके व्हाट्सएप का आइकन है, वहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं, है ना, जो भी आपके पास क्वेरी है ना, या फिर हाउ टू गेट पासवर्ड, तो वहाँ से आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। तो रफ्तार हमारी इस एमसीक्यू में हमेशा से तेज रहती है। शुरुआत हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ये सारी सीरीज जो है 681 की है, बट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 581 सीरीज आपको दिख रहा है, बट दिस यू हैव टू कंसिडर एज 680 सीरीज। So question number 681, what is the main objective of RTI 2005? RTI 2005 का मेन एम क्या है? तो पहला कहता है टू प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट से आरटीआई का कोई लेना देना नहीं। आरटीआई बेसिकली एक सूचना पाने का अधिकार है। किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से आप कोई भी, है ना, कोई भी नहीं, कुछ चीजें एक्सेप्शन हैं, है ना, आप उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक लिमिटेड वर्ड में आप पूछ सकते हैं विद इन 30 डेज। वो आपकी जो पीआईओ, सीपीआईओ या सीएपीआईओ होंगे, वो उसका आंसर आपको तक अवेलेबल करवाएंगे, है ना। 10 रुपए का यहाँ पे चार्ज लगता है। ये सारी बातें मैंने टॉपिक विशेष में आपके साथ जरूर की है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि आरटीआई का एम क्या है। दूसरा कहता है, सेकंड ऑप्शन, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। थर्ड कहता है टू रेगुलेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो आरटीआई कोई रेगुलेटर नहीं है। टू एनहांस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं करती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं करती है। तो गवर्नमेंट में जो अकाउंटेबिलिटी है, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो रहे, है ना, कि कब कितना काम हुआ, है ना, या फिर कहाँ पे इसकी पोस्टिंग, यहाँ पे कुछ भी आप पूछ सकते हैं आपके गवर्नमेंट एंटिटी से, राइट। सो बी विद राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 681। Next question, that is 682. Under RTI Act, how many days does a public authority have to respond to a request for information? तो मैंने बताया कि RTI आपने अगर फाइल किया है तो विद इन 30 डेज आप तक वो सूचना मिलेगा, और ये सूचना जो देते हैं उनका नाम होता है CPIO, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, राइट। तो बी इज राइट आंसर, 30 डेज के अंदर आपको सूचना मिलना है। 683, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, है ना, किसको आंसर देना ही है, एग्जम्पशन नहीं है। तो आप जाने कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, है ना, अनरिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट, ये एग्जम्प्टेड है। इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, है ना, ये भी एग्जम्प्टेड है। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपने पूछा तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आरटीआई के दायरे से बड़ा है ना, परे है। थर्ड कहता है इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक अथॉरिटी परफॉर्मेंस। यस, पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या परफॉर्मेंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, जिसका एग्जम्पशन नहीं है, ये इसका आंसर आपको मिलेगा। अदरवाइज पहले का आंसर नहीं मिलेगा, दूसरे का आंसर नहीं मिलेगा। फोर्थ हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एलिगेशन ऑफ करप्शन। तो एलिगेशन का भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ एग्जम्प्टेड है, और ये एग्जम्प्टेड नहीं है। तो आपसे यही पूछा जाता कौन सा एग्जम्पशन में नहीं आता है। 684, who is designated as Central Public Information Officer, that is CPIO। CPIO का अपने आप में फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में। कौन होता है CPIO? तो CPIO किसी भी, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एक किसी जो ऑफिसर रैंक के अधिकारी होते हैं उनको ही बनाया जाता है एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर, है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आरटीआई से कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा नहीं कि वो CPIO ही होते हैं, हर एक ऑफिस का अपना अलग CPIO होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, CGI नहीं। तो आंसर क्या होगा? ए ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस। तो बी इज द राइट आंसर, जो CPIO होगा। 685, which body is responsible for observing the implementation of RTI Act at the central level? तो केंद्र में कौन इसको मॉनिटर करता है आरटीआई को? तो आप जाने, उसका नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 685। क्वेश्चन नंबर 686, which section of RTI Act 2005 deals with exception from disclosure of information? कौन सा वो सेक्शन है आरटीआई का जिसमें
एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं जो आरटीआई के दायरे से बाहर आते हैं। तो आप जाने इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सो यू हैव टू रिमेंबर द सेक्शन इज सेक्शन नंबर 8 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 687 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फी? फी क्या है? आरटीआई अगर फाइल करना, जैसे बैंकिंग एम्बोर्समेंट में आपको केस रजिस्टर करना था तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। आरटीआई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे 10 रुपीज आपको इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन चार्जेस पे करना पड़ता है। तो बी इज द राइट आंसर। तो आरटीआई आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 688, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ अपील आर देयर अंडर आरटीआई? आरटीआई में कितने लेवल ऑफ अपील होते हैं? तो जाने कि देयर आर 2 लेवल ऑफ अपील्स, 2 लेवल ऑफ अपील होते हैं। अगर सीपीआईओ ने के फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो CAPIO दैट इज सेंट्रल अपीलिएट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और इनके भी फैसले सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन अप्रोच टू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कहना क्या मतलब, सीधी सी बात है, अगर आरटीआई से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो whom you can approach? You can approach to डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। बट कितने लेवल के हैं अपील? तो 2 लेवल के अपील होते हैं। एक सीपीआईओ में CAPIO के पास भी कर सकते हैं और डिप्टी गवर्नर के पास भी कर सकते हैं। तो बी जहां पे 2 लिखा है इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 688। क्वेश्चन नंबर 689, अंडर विच आरटीआई एक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पब्लिक लाइफ एंड लिबर्टी मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन हाउ मेनी आवर्स? अगर देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको 30 डेज में अवेलेबल करवाया जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें लाइफ और लिबर्टी की बातें हैं, कोई आपका इंडियन सिटीजन था जो किसी दूसरे देश में पकड़ा गया और आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसकी अगर आपको इंफॉर्मेशन 30 दिनों के बाद मिले तो वो तो बंदा कहाँ का कहाँ कौन से देश में क्या होगा उसके बारे में पता नहीं है। तो लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो वो उस क्वेश्चन के आंसर 48 आवर्स में अवेलेबल करवाने हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 690। तो यहां से मुझे लगता है नंबरिंग सही है, 690 यहां पे आ गया है। कह रहा है हु इज द अपीलिएट अथॉरिटी एट द फर्स्ट लेवल फॉर आरटीआई एप्लीकेशन? कौन होता है आपका फर्स्ट लेवल ऑफ अपीलिएट अथॉरिटी? तो पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले ही मैंने बोल दिया नहीं। उसके बाद है CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो भी मैंने बोल दिया नहीं। एन ऑफिसर सीनियर इन ए रैंक टू CPIO, यस CPIO से सीनियर होगा। जैसे बैंक की बात आप करते हैं तो बैंक में जो रीजनल मैनेजर होता है जिसके अंदर 20, 25, 30 ब्रांचेज होती हैं, तो रीजनल मैनेजर इज डेजिग्नेटेड एज CPIO। और रीजनल मैनेजर के ऊपर जो जोनल मैनेजर होता है जिसको आप DGM कहते हैं, वो हम कहते हैं उसे CAPIO, या फिर हो सकता है कि वो उससे ऊपर के लेवल के भी हों। तो ए सीनियर ऑफिसर इन द रैंक ऑफ CPIO से ऊपर का जो रैंक का अधिकारी होगा वो CAPIO होगा और वही पहला अपीलिएट अथॉरिटी होता है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 690। क्वेश्चन नंबर 691, how long does a public information officer PIO have to respond an RTI application if it concern to third party? है तो जाने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन सीधा सा आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो 30 दिनों के अंदर आपको अवेलेबल करवाने हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ तो है बट उसका आंसर कोई थर्ड डिपार्टमेंट आपको देगी। सपोज बैंक की अगर बात करते हैं तो बैंक में अगर म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो बैंक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन म्यूचुअल फंड जो एजेंसी होती है वो बैंक की सब्सिडरी होती है। तो यहाँ पे जो टाइमलाइन हो जाएगा वो 40 डेज हो जाएगा, राइट? कि 10 दिन आपके एक्स्ट्रा टाइमलाइन दिए जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपकी उस एजेंसी के द्वारा नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट थर्ड पार्टी के द्वारा आ रहा है। तो 40 डेज विल द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 691। ऑप्शन नंबर सी इज सही, राइट, दैट इज 40 डेज। क्वेश्चन नंबर 692, इन विच ईयर वाज आरटीआई एक्ट 2004 इन्फोर्स्ड? कौन से ईयर में इन्फोर्स हुआ? तो आरटीआई के नाम में ही हम बोलते हैं आरटीआई एक्ट 2005, तो 2005 में ये इन्फोर्स हो गया था, दैट इज अक्टूबर, है ना, 2005। Next question number 693. The right to information act is a fundamental right under which article of Indian Constitution? कौन से आर्टिकल में आपके राइट टू इंफॉर्मेशन की बात लिखी हुई है? देखिए जो भी आपका जो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज की बातें लिखी हैं, तो वहां पे आपके आर्टिकल नंबर 14 to 35 फंडामेंटल राइट्स की बातें हैं, और उस आर्टिकल के अंदर आपके आर्टिकल नंबर 19 सबसेक्शन ए में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और क्वेश्चन नंबर 693, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ CIC चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कमिश्नर इन इंडिया?
तो आप जाने कि उसका जो टेन्योर होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 इयर्स का है ना, तो उनका भी टेन्योर 5 इयर्स का है। और है ना, अगर 5 इयर्स से पहले ही 65 इयर्स से कंप्लीट हो जाते हैं तो वो अपने ऑफिस को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। सपोज 63 इयर्स के एज में वो CIC बनते हैं, तो ऐसा नहीं कि 68 इयर्स के एज में वो रिटायर होंगे, है ना। इधर तो 65 इयर्स पहले कंप्लीट हो जाए या फिर उनके टर्म 5 इयर्स पहले कंप्लीट हो जाए। तो आप जाने कि 5 इयर्स का टेन्योर और 65 whichever comes earlier. C is the right answer for question number 694. 695. If an applicant is not satisfied with the decision of Public Information Officer PIO, then they can file the first appeal within how many days? तो अगर आप PIO के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जो अपीलिएट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं विदिन 30 days ऑफ द whatever information you received, उसे 30 days के बाद के अंदर आप अपील कर सकते हैं। तो B is the right answer, question number 695. 696, which of the following organization is exempted from RTI Act 2005 in case involving allegation of corruption and human rights violation? कौन सा है जो एग्जम्पशन हमने कर रखा है? पहला है ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेकंड है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो यही है जो भी आपकी जांच आयोग है, चाहे वो CBI हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, ED है, ये सब क्या है, एग्जम्पशन में है। तो B इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 696। क्वेश्चन नंबर 697, हु अपॉइंट सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स? कौन अपॉइंट करता है? तो आप जाने कि अपॉइंट करने का जो आधार है वो एक कमिटी अपॉइंट करती है। कंप्राइजिंग वो कमिटी में कौन होंगे? तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। तो सी इज द राइट आंसर, जो आपके CIC या स्टेट के IC को अपॉइंट करते हैं। तो उसमें जैसे सेंट्रल की बात होगी तो आपके कमिटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्टेट की बात होगी तो वहां भी आपके CM होंगे और आपके जो आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो इस तरीके का आपका अपॉइंटमेंट होता है एज पर सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। क्वेश्चन नंबर 698, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर डिले इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI? देखिए RTI कहता है कि 30 डेज के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अगर लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ है 2 डेज के अंदर प्रोवाइड करना है। अगर आपका थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ तो 40 डेज के अंदर प्रोवाइड करना है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में डिले हुआ तो पर डे 250 रुपीज की पेनल्टी है और मैक्सिमम अप टू 25,000 की पेनल्टी है। मतलब अगर 2 साल तक आपने इन्फॉर्मेशन पास आउट नहीं किया तो भी 25,000 देना पड़ेगा। मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो 25,000 की है और पर डे की जो पेनल्टी है 250 की पेनल्टी है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, जहां पे 25,000 की पेनल्टी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लास्ट ऑफ दिस 35 नंबर वीडियो MCQ, द सेकंड अपील अंडर RTI Act कैन बी फाइल्ड विथ विच अथॉरिटी? किसके साथ आप सेकेंड अपील फाइल कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, द RTI Act 2005 अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किस पे अप्लाई होता है? पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग सम सिक्योरिटी एजेंसी, यस वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक्सक्लूडिंग है ना। तो और सेंट्रल और स्टेट जो भी आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उस पर तो होगा ही। तो सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 700, राइट। तो इस पार्ट में इतनी ही बात करेंगे। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट डेली बेसिस पे जो भी मैं इंपॉर्टेंट PDF या आपके लिए वीडियो लाता हूं आपसे किसी भी कंडीशन में मिस ना हो। इतनी ही बात आपके इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट सेशन।